जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर होता है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी। हम लोग आज इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन सभी के बारे में भी विस्तार पूर्वक डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जीडीपी क्या होती है और एक क्षेत्र की जीडीपी कैसे निकाली जाती है। देखो दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर जो भी पूरा का पूरा उत्पादन हुआ हो उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। यदि किसी भी एरिया की जीडीपी निकालनी है तो आपको क्या करना है, मान के चलो यदि भारत की जीडीपी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भारत का जो घरेलू क्षेत्र है, जो भी भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। इस क्षेत्र के अंदर भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसके अंदर एक साल में, एक ईयर के अंदर जो भी सेवा एवं वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। दोबारा देखिएगा, भारत की जीडीपी यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में एक वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा हो वो क्या कहलाता है, भारत की जीडीपी कहलाती है। नोट करने की बात यह है जीडीपी के पॉइंट में कि चाहे कोई विदेशी कंपनी क्यों न भारत में आकर के प्रोडक्शन कर रही हो और स्वदेशी कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर रही हो, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होता है, जीडीपी में इंक्लूड होता है। क्योंकि हम लोग कैसी बात कर रहे हैं, एक साल में वो उत्पादन जो घरेलू क्षेत्र के अंदर हो रहा हो वो जीडीपी होगी। तो मान के चलो यदि चाइना की कोई कंपनी भारत में आकर के प्रोडक्शन करती है, अमेरिका, पाकिस्तान की यदि कोई भी कंपनी भारत में आकर के प्रोडक्शन करती है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा। ये नोट करने की बात है दोस्तों, चाहे विदेशी कंपनी हो या स्वदेशी कंपनी हो, यदि वो भारत के अंदर आकर के काम करेगी तो वो भारत की जीडीपी में ही इंक्लूड होगा। अब जीडीपी का यदि कंसेप्ट समझ लिया तो बाकी का जो कंसेप्ट है वो समझाना हमारा काम है, बिल्कुल आसान है बाकी चीजें। देखो दोस्तों, जीडीपी में वो आ जाएगा जो पूरा का पूरा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा इंक्लूड होता है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों एनडीपी, यानी कि कुल उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है यानी कि पूरा उत्पाद हो गया। लेकिन मान के चलो जब आप वास्तव में, जब लास्ट में जाकर के कैलकुलेट करते हो तो कुछ माल जो है वो पूरा का पूरा टूट फूट जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, जो कुछ घाटा हो जाता है उसको यदि आप घटा देते हो, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से जो नुकसान हुआ है उसको घटा दो, तो क्या निकल के आता है, एनडीपी निकल के आता है आपके सामने। देखो दोस्तों, आपके पास में क्या आया, सबसे पहले जीडीपी आ गया। अब इस जीडीपी में से यदि आप डेप्रिसिएशन घटा दो, यानी कि जो टूट फूट हो गई, जो नुकसान हो गया, यदि उसको घटा देते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके पास में एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एक्चुअल प्रोडक्शन बोल सकते हैं एनडीपी को। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनडीपी बोलते हैं। इन दोनों में अंतर समझ में आया है। जीडीपी का मतलब होता है जो भी पूरा प्रोडक्शन हुआ हो वो जीडीपी में आ जाता है, लेकिन ऐसा उत्पादन जो वास्तव में काम का हो, जो वास्तविकता में जो योग्यता रखता हो किसी काम की, उसको हम लोग एनडीपी बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, जीडीपी और एनडीपी के बाद में हम लोग चलते हैं जीएनपी पे। ये तो था पूरा घरेलू क्षेत्र में उत्पादन होने वाला, और ये होता है ऐसा उत्पादन जो कि भारत के लोगों के द्वारा किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसा उत्पाद जो भारत के लोगों के द्वारा किया जाए। अब मान के चलो जो भारत के अंदर जो जैसे कि जीडीपी हुई है, यदि विदेशी कंपनी भारत में आकर के काम कर रही है तो ये जीएनपी में शामिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि जीएनपी कहता ही ये है कि ऐसा उत्पाद जो हमारे लोगों के द्वारा किया गया हो, जो भारत के लोगों के द्वारा किया गया हो, वो ही सिर्फ जीएनपी में शामिल होगा। यदि आपको जीएनपी निकालना है तो इसका क्या तरीका होगा, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर जीडीपी, यानी भारत में जितना भी जीडीपी हुआ है उसको लिख लीजिएगा। अब इसमें से क्या करना है, ऐसा प्रोडक्शन हटा दो जो विदेशी कंपनी के द्वारा किया गया हो, यानी कि विदेशी कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसको आप जीडीपी में से हटा दो। अब हो सकता है जो हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो विदेशों में जाकर के काम करते हो, हमारे यहाँ के जो कुछ इंडिविजुअल लोग हैं वो मिडल ईस्ट में जाकर के काम करते हैं, जैसे कि कोई टाटा जी है,
अंबानी अडानी विदेश में जाकर के यदि काम कर रहे हैं तो हमारे लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो जोड़ेंगे भैया। जो हमारी स्वदेशी कंपनियां बाहर जाकर के काम कर रही है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ऐसी फैक्टर इनकम जो बाहर से यदि की जा रही है उसको हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं। तो वो क्या आ जाता है हमारे पास में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। दोबारा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीडीपी हमारे पास में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम ऐसा प्रोडक्शन हटा देंगे जो विदेशियों के द्वारा किया गया और वो प्रोडक्शन जोड़ लेंगे जो हमारे लोगों ने बाहर जाकर के काम करके कमाया हो, उसको हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। ये बिल्कुल सरल सा टॉपिक था। अब देखो हम लोग जीएनपी से हम लोग सीधा सा निकाल लेते हैं एनएनपी। इसमें क्या था दोस्तों, कुल मिलाकर के देश के लोगों के द्वारा जितना उत्पाद किया गया हो वो तो जीएनपी में शामिल हो जाता है। अब ऐसे ही निकालना है, सॉरी ये तो था यानी कि पूरा का पूरा जितना उत्पाद किया गया हो, और एनएनपी में हो जाता है कुल मिलाकर के जितना उत्पाद किया गया। तो यानी कि हम लोग जीएनपी में से इसी हिसाब से यहाँ पर क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। जो हमारे देश के लोग उत्पाद करेंगे उसमें से भी तो कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ घाटा होगा। तो यानी कि जितना का जितना जीएनपी आया है, देश के लोगों के द्वारा जितना भी पूरा पैसा कमाया गया हो, जितना भी उत्पादन किया गया हो, उसमें से यदि कुछ डेप्रिसिएशन हो जाता है उसको यदि हम घटा देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप कि आपको जो चारों कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक घरेलू क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ हो पूरा का पूरा वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है। जीडीपी के अंदर ध्यान देने योग्य बात यही है कि चाहे वो घरेलू कंपनी हो चाहे फिर वो विदेशी कंपनी हो, दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों का उत्पाद इंक्लूड होता है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जीडीपी से यदि एनडीपी पे जाना है तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन घटा देना है। जितना हमारे पास में नुकसान हुआ है उसको घटा देना, हमारे पास में एनडीपी आ जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगा। अब ये तो कैसा प्रोडक्शन था दोस्तों, जीडीपी एनडीपी, जो घर के क्षेत्र में उत्पाद हुआ हो। अब यहाँ पर आ जाता है जीएनपी। जीएनपी का वो प्रोडक्ट है जो हमारे लोगों के द्वारा किया गया हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी जो देश में उत्पाद हुआ है उसमें से वो उत्पाद हटा देते हैं जो विदेशियों के द्वारा किया गया हो, और ऐसा उत्पाद जोड़ देते हैं जो हमारे लोगों के द्वारा विदेश में जाके किया गया हो, जिसको हम लोग एनएफआईए बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब यहाँ पे क्या होता है, जीएनपी में से यदि कुछ नुकसान हुआ उसको घटा दें तो एनएनपी आता है। अब देखो दोस्तों, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो हम लोगों को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो अब हम लोग यही देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब तैयार किया जाए तो उसमें कितना खर्चा आया है, वही बेसिकली फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। मान के चलो इस मार्कर को जो बनाते वक्त जो खर्चा लगा हो वो इस मार्कर की क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। भाई इस मार्कर को बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरी आवश्यक होती है। सबसे पहले ये जो मार्कर बना है तो किस जगह पर बना है, तो मार्कर को बनाने के लिए सबसे पहले तो लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए। दूसरी चीज़ इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो मशीनरी चाहिए या फिर मजदूर लेबर चाहिए। तीसरी चीज इसको बनाने में क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, कुछ पैसा भी तो लगा होगा जो व्यक्ति ने कच्चा माल खरीदा है। और चौथी चीज वो है कि कोई व्यक्ति का इरादा होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। चौथा क्या है, किसी व्यक्ति, एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो बिजनेसमैन होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। तो इस मार्कर को बनाते वक्त क्या क्या खर्चा आया है उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। भाई जब जमीन जो इसके लिए यूज की गई है तो जमीन के रूप में क्या खर्चा दिया है इस एंटरप्रेन्योर ने, किराया दिया होगा। दूसरी बात, इसको जब बेसिकली मजदूर ने बनाया है तो मजदूर को क्या दिया होगा, मजदूरी दी होगी इस एंटरप्रेन्योर ने। और तीसरी बात दोस्तों, इसको बनाते वक्त जो पैसा लगाया है इस व्यक्ति ने कहीं से लिया होगा तो उसका क्या लगाएगा, ब्याज लगाएगा, इंटरेस्ट जोड़ेगा। और दोस्तों जो वो व्यक्ति खुद इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अफलातून जो कामों में फंसा हुआ है, तो वो व्यक्ति कुछ अपना प्रॉफिट भी तो कमाएगा। अब जब प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेज और रेंट को जब जोड़ दिया जाएगा तो इस मार्कर के अंदर जो खर्चा लगा है वही जुड़ के आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट।
दोबारा से देख लो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते वक्त जो भी उसके अंदर खर्चा आ जाए वही फैक्टर कॉस्ट है। इस मार्कर को तैयार करते वक्त इसके लिए जो जमीन यूज की गई उसका किराया दिया गया, मजदूर को मजदूरी दी गई, जो इसमें पूंजी लगी उसका ब्याज दिया गया, और इसको जो बनाने वाला व्यक्ति था उसने अपना कुछ फायदा देखा। उसी चीजों को मिलाकर हमने क्या बता दिया, इस मार्कर की क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मार्केट प्राइस क्या होता है। मान के चलो ये जो मार्कर है दोस्तों, इसको बनाते वक्त 5 रुपए का किराया लगा, 5 रुपए की मजदूरी, 5 रुपए का ब्याज और 5 रुपए का फायदा, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई, 20 रुपए। अब लेकिन दोस्तों ये जब ये मार्केट में बिकने जाएगा तो क्या ये 20 रुपए में बिकने वाला है, नहीं। जब ये मार्केट में बिकने जाएगा तो गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो क्या करती है, कुछ टैक्सेज लगा देती है। तो दोस्तों हमारे पास में जैसे कि फैक्टर कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए आई। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज लगाती है, टूल टैक्स भी लगाती है, बहुत सारे जो टैक्सेज लगाती है इनडायरेक्ट के रूप में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेज लगाती है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। मान के चलो गवर्नमेंट ने 10 रुपया इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि जो छोटे उद्योग है, ये जैसे कि ये जो व्यक्ति है छोटा उद्योगपति है, तो इसको छूट देने के लिए कि भाई 10 रुपए का यदि इसको मारकर हम लोग दे रहे हैं कि 10 रुपए का यदि आपके ऊपर टैक्स लगा दिया तो ये मार्केट में कितने रुपए में बिकेगा, 30 रुपए में। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई इसका प्रोडक्ट को बाजार में सस्ता बिक जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ी छूट देते इतने टैक्स में। तो इसको गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है, मान के चलो 5 रुपए की। तो ये मार्केट में हम लोगों को कितना रुपए में मिलेगा, 20 रुपए की। फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स थे वो 10 रुपए के लगे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, इसलिए दोस्तों ये मार्केट के अंदर 25 रुपए में बिकेगा। तो यानी कि मार्केट प्राइस वो होती है जो फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाए और सब्सिडी यदि मिलती है तो उसको घटा दिया जाए, वही कहलाती है मार्केट प्राइस। इसको ऐसे समझिएगा दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आया है फैक्टर कॉस्ट, प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोगों को जोड़ना है, यानी कि कुल मिलाकर के जो फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट जो अपना टैक्स जोड़ती है उसको हम लोग यदि फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाती है, मार्केट प्राइस कहलाती है। आई होप कि आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में कंसेप्ट क्या समझना है हमको कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अंतर क्या होता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से यदि जीडीपी एट मार्केट प्राइस यदि हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो सीधा सा तरीका है, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम लोगों को जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उनको जोड़ देना है, यदि सब्सिडी मिली है तो उसको घटा देना है। यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी यदि जोड़ देते हैं तो हमारे पास में जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। आई होप कि आपको इस चीज से ही समझ में आ गया, वरना एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो दोस्तों जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको दे दिया है सवाल के अंदर 100 रुपए, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको कितना दे दिया, 100 रुपए। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो कितने हैं, 20 रुपए के गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। और गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई छोटा उद्योगपति है, इसके माल को यदि हम बेसिकली बाजार के अंदर यदि सस्ता करके बेचा जाएगा तो ये उद्योगपति आगे लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा। गवर्नमेंट ने इस बेचारे को 5 रुपए की सब्सिडी दे दी। तो हम लोगों को निकालना है दोस्तों जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आप बताओ इसको क्या तरीका हो सकता है। सीधा सा अपने पास में फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को यहां पर लाकर टिका देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने कितने लगाए उसको जोड़ देते हैं। अपने पास में सूत्र है ना दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको जोड़ देते हैं। अब गवर्नमेंट ने यदि कुछ राहत दे दी, यदि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी तो उसको हम लोग यहां से घटा देते हैं और मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी 100 प्लस 20 120, यदि 5 घटाया तो 115 जो है इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। आई होप कि आपको जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डेप्रिसिएशन है ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से यदि मार्केट प्राइस पे जाना है, ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल सरल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट देखते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी और नॉमिनियल जीडीपी, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब आप रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त एक बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, और यदि नॉमिनियल जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो उस वक्त आप जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट में उसके आधार पर कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग बड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2019 के अंदर
यदि 5 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं, 2020 के अंदर 4, 2021 में 3 और 2022 में 6। अब यहाँ पर देखो 2019 के अंदर 5 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं और 2019 में जो मार्कर का रेट जो है वो कितना है, 10 रुपये है। तो यदि आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो सीधा सा तरीका है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर और उस वक्त उस चीज का कितना रेट चल रहा है तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस वक्त का जो जीडीपी है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। 2021 में यदि 3 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं और 16 रुपए का रेट चल रहा है तो उस वक्त कितना जीडीपी हुआ है, यानी कि कितना कुल प्रोडक्शन हुआ है, तो उस वक्त 48 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पर यदि 2022 में बात की जाए तो 6 मार्कर का प्रोडक्शन हुआ है और कितने के प्राइस में बिक रहा था मार्कर, 90 रुपए के आधार पर बिक रहा था। तो कितना हो गया यहाँ पर, 90 रुपए जीडीपी आ गई। आई होप कि आपको जो नॉमिनल जीडीपी ये समझ में आ गया कि जब क्वांटिटी को हम लोग करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखें कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐसी जीडीपी जिसको हम लोग करंट प्राइस से हम लोग कैलकुलेट करके निकाले तो वो क्या कहलाती है, नॉमिनल जीडीपी। अब देखो रियल जीडीपी क्या होती है दोस्तों, रियल जीडीपी ही हम लोगों को वास्तविक में निकालनी चाहिए। नॉमिनल जीडीपी जो है ये लोगों को सिर्फ भ्रम दिखाने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों 2019 में तो सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ पर प्रोडक्शन भी सही अच्छी खासी मात्रा में चल रहा था। लेकिन आप लोग यदि 2020 में देखेंगे तो उस वक्त महामंदी आ जाती है, बेसिकली कोरोना का पीरियड आ जाता है। तो उस वक्त जो भी इंडस्ट्री थी वो यानी कि कमज़ोर पड़ने लगती, तो उस वक्त जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। 2021 के अंदर और भी ज़्यादा प्रोडक्शन घट रहा है। अब देखो जब प्रोडक्शन यदि किसी चीज़ का घटता है तो उस वक्त क्या होता है, उसकी प्राइस घट जाती है। यानी कि किसी चीज़ की जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, जैसे जैसे क्वांटिटी, जैसे कि 5 क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी यदि कम हुई तो प्राइस दुगना हो गया। अब जैसे जैसे और क्वांटिटी कम हुई तो प्राइस बढ़ता ही रहा, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट में प्राइस है। लेकिन यदि यहाँ पर प्राइस कम हो जाती है, यहाँ पर यदि क्वांटिटी बढ़ जाती है, 3 से यदि 6 क्वांटिटी होती है तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस कम हो जाता है। यदि हम लोग इसमें आप लोग समझ में आ गया, अब हम लोग रियल जीडीपी निकालते हैं, एक ऐसा प्राइस कैलकुलेट, एक ऐसे प्राइस पे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं जिस वक्त यानी कि अच्छा खासा माहौल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग यदि नोटिस करो तो 2020 में भी कोरोना चल रहा था, 2021 में भी कोरोना का फेज था, और 2022 जो था वो कुल मिला के सही था। हम लोग एक ऐसा ईयर लेते हैं जिसके आधार पर हम लोग प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर पाए। तो 2019 का पीरियड अच्छा खासा था, तो 2019 का जब पीरियड अच्छा खासा था तो हम लोग रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेस ईयर क्या लिया, हम लोगों ने लिया दोस्तों 2019। 2019 में क्या महंगाई दर थी उसके आधार पर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मार्कर का 2019 में क्या प्राइस चल रहा था, 10 रुपए चल रहा था, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब रियल जीडीपी बेसिकली 2019 के प्राइस से। देखो दोस्तों 2019 के हिसाब से 2019 में जीडीपी कितनी थी, हो जाएगी यहाँ पर 5 को 10 से गुना करेंगे 50। अब यहाँ पर 10 को हम लोग बेस प्राइस ले लिया, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक प्राइस मान के चलना है जो हमारे पास में फिक्स हो जाता है। अब हम लोगों ने यदि 10 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ हमारे पास में, क्वांटिटी घटी, हमारा जो जीडीपी है अब वो घट गई। यहाँ पर क्वांटिटी 3 प्रोड्यूस हुई है तो यहाँ पर जीडीपी घट जा रही है, 30 ही जीडीपी आई है। अब यदि यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो जीडीपी हमारी बढ़ जाती है। देखो दोस्तों सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर यही है, रियल जीडीपी आपकी तभी बढ़ेगी जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखो नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ती है, प्राइस के कम बत्ती होने से भी बढ़ती है और जो क्वांटिटी उसके कम बत्ती होने से भी बढ़ती है। यहाँ पर देखो क्वांटिटी पहले कितनी थी, 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 50। लेकिन दोस्तों यदि क्वांटिटी कम हो रही है 4 और प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पर तो जीडीपी बढ़ गई। तो ये तो एक तरीके से देख देख करके खुश होते रहो, लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो जीडीपी थोड़ी बढ़ रही है। यहाँ पर जीडीपी का मतलब यही तो होता है कि कुल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो यहाँ पर तो जो प्रोडक्शन हुआ वो अच्छा थोड़ी हुआ है, प्रोडक्शन तो कम हुआ है। प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन जीडीपी नॉमिनल के तरीके से ज़्यादा आ रही है। तो हम लोगों को कौन सा जीडीपी तरीका बेहतर होता है, रियल जीडीपी अच्छा होता है, क्योंकि रियल जीडीपी हम लोगों को बताता है कि वास्तविकता के अंदर देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या देश में घट रहा है। आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहस होती रहती है देश में कि जीडीपी अब लोग नीचे चली गई, जीडीपी अब लोग इतनी बढ़ रही है, इतनी रफ्तार से बढ़ रही है।
क्यों? क्योंकि दोस्तों जब जीडीपी बढ़ेगी तो यानी कि उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो यानी कि लोगों की लाइफ स्टाइल चलेगी, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो जीडीपी आप लोगों को समझ में आ गई? दोबारा से देख लो, यदि बेस ईयर के आधार पर यदि जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए तो वो रियल जीडीपी होती है, और यदि करंट प्राइस के आधार पर यदि कैलकुलेट किया जाए तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है। अब हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से एक फॉर्मूला निकालते हैं, वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी मुद्रास्फीति यानी कि कितनी महंगाई हुई है। जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू 100 ये बताता है कि किस वर्ष में कितनी महंगाई बढ़ी। देखो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बात करते हैं 2020 के अंदर महंगाई कितनी बढ़ी। तो सूत्र आपको क्या रखना है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। 2020 की जीडीपी कितनी है दोस्तों, 80। कितनी है दोस्तों हमारे पास में, 80 जीडीपी आई है, और रियल जीडीपी 2020 की कितनी है, 40। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। अब यदि इसको सोल्व करोगे तो सीधा सा सूत्र आता है, 40 को यदि हम 80 से डिवाइड करते हैं तो 2 को यदि 100 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 200% महंगाई। यानी कि 200% महंगाई का मतलब ये है कि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 200 रुपए की हो जाएगी, जो चीज़ 1 रुपए की थी वो 200 रुपए, एक रुपए की थी वो 2 रुपए की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ बेसिकली 40 रुपए की मिलनी चाहिए थी वो 80 रुपए की महंगाई थी यहाँ पर 2020 के अंदर। ऐसे ही आप लोग दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर आप लोग रख सकते हो 2022 का नॉमिनल जीडीपी कितनी है दोस्तों, 90 है। यहां पर रियल जीडीपी कितनी है, 60 है। आप लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर बेसिकली 3 3 जा 9, 2 और यहां पर 100। अब यहां पर 2 को 100 से कैलकुलेट किया तो 50। अब यानी कि 50 जब यहां से 3 से गुना करोगे तो बेसिकली 150% महंगाई बढ़ गई। आई होप कि आपको एक कैलकुलेशन आती होगी, अच्छे से पूरा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा है, जीडीपी के बारे में देखा है कि भाई जीडीपी क्या होता है। जीडीपी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक वर्ष में जितना भी सेवा एवं जो गुड्स होते हैं उनका उत्पाद हुआ हो उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में ध्यान दीजिएगा, चाहे विदेशी कंपनी हो या राष्ट्रीय कंपनी हो, सबके द्वारा जितना भी उत्पाद किया जाएगा उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड कर लेते हैं। जीडीपी से हम लोगों ने क्या किस पे चले गए, एनडीपी पे। एनडीपी में क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल मिलाकर के जितना उत्पाद हुआ हो। यानी कि जीडीपी में से यदि हम लोग डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो हमारे पास में एनडीपी आ जाता है। अब देखो, जीडीपी से हम लोग जाते हैं फिर बेसिकली यहाँ पर जीएनपी पर। जीएनपी क्या होता है, जो उत्पाद राष्ट्र के लोगों के द्वारा किया गया हो। जीएनपी यदि हमको निकालना है तो क्या करना है, जीडीपी के अंदर हम लोगों को जो बेसिकली हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियां उनको हटा देना है। जीडीपी में से विदेशी राष्ट्रीय जो कंपनी है उनको हमें भगा देना है, और जो हमारे लोग विदेश में काम कर रहे हैं एनएफआईए को जोड़ देना है। और इसी हिसाब से जो चारों एग्रीगेट थे वो समझा दिए। फिर हम लोगों ने देखा था फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है यदि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते वक्त जो खर्चा है वो फैक्टर इनकम होता है। फिर मार्केट प्राइस में यदि हम लोग जो फैक्टर कॉस्ट में यदि एनआईटी को जोड़ दे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दे, तो मार्केट प्राइस निकल के आ जाता है। फिर हम लोगों ने देखा रियल जीडीपी, और फिर हम लोगों ने देखा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, रियल जीडीपी बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आई होप कि आपको जो पूरा टॉपिक था नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट थे अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।